चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, इसके पीछे के इलेक्ट्रोस्टैट के क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। नेक्स्ट, अब इस क्लास में हम उसी दिन आपसे बात किए थे, तो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में बचा हुआ था। चलिए, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आपको बताए थे कि अब हम गॉस लॉ शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले गॉस लॉ शुरू करने से पहले कॉपी पेन निकालें और तैयार हो जाएं, शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 × 10⁻³ तो ये आपको I दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर है, न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर of 10 cm side whose plane is parallel to YZ plane। दूसरा आपको कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। क्लियर। इसी प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻³ पर विचार कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो E का वैल्यू आपको दिया हुआ है और E का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। इस I का मतलब क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि I हम एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ है ना। इससे आगे पढ़ें तो ये कहता है कि पहला देखें, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है और उस स्क्वायर का साइड आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। क्लियर। तो कहता है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स प्राप्त होगा जब ये स्क्वायर का प्लेन YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन में है तो इसके पहले भी हम आपसे जिक्र किए थे कि जब हम लोग YZ प्लेन की बात करते हैं तो YZ प्लेन का मतलब कि देशवान कि ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और ये क्या आपका z एक्सिस। तो YZ प्लेन दिस वन, तो ये आपका YZ प्लेन है और इसके नॉर्मल जब आप लेंगे तो एरिया वेक्टर भी किधर जाएगा आपका सेम डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किधर दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की ओर। क्लियर। तो एंगल कितना बनेगा? एंगल में 0। तो फर्स्ट में आपको थीटा मिलेगा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री मिलेगा तो फार्मूला आप जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है EdS cos थीटा। तो E का वैल्यू आपको दिया है 3 × 10⁻³ I फॉर डायरेक्शन। एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया आपका होगा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू cos 0। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 3 × 10⁻³ 0.1 इंटू 0.1 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। चलिए इस पॉइंट को हटाएं। तो इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो 10 × 10 मतलब 100 नीचे आ गया और ये 2 कैंसिल होगा, एक आपको बचेगा। तो ये कितना बच गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना फ्लक्स आपको प्राप्त होगा। क्लियर, बात समझ गए होंगे ना। देखें, इसी का दूसरा पार्ट कहता है इसी स्क्वायर से फ्लक्स प्राप्त करें जब इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। इसका मतलब आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन सारा तो सेम ही होगा क्योंकि सेम स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अगेन फाई बराबर आपको मिलेगा EdS cos थीटा। तो 3 × 10⁻³ 0.1 इंटू 0.1 और cos 60। चलिए, इतना का तो वैल्यू आप सॉल्व किए हुए हैं, कितना आता है 30। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ। तो ये आपका हो गया 15। तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ। चलिए, उसके पहले गॉस लॉ की तरफ आगे बढ़ने से पहले इसे राइट करें। क्लियर, कंप्लीट। चलिए रब कर रहे हैं।
ओके, तो नाउ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये आपका नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रत्येक एग्जाम में आप देखेंगे कि इसका कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। तो चलिए हम गॉस लॉ पे बात करते हैं। तो गॉस लॉ हमें कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, कि जैसे आप मान लें कि अगर ये हमने एक स्फेरिकल शेप लिया, स्फेयर लिया, क्लियर, क्लियर। तो जैसे इसके अंदर अगर हम कोई चार्ज को रख दें तो हम क्या कहेंगे, चार्ज कहाँ पर है, इन क्लोज सरफेस है। किसी बॉक्स के अंदर रख दें, वो कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो हर हाल में सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बोले कि एक चार्ज है, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट ए क्लोज सरफेस, कि सिंपली ये चार्ज, बात समझ रहे हैं। तो ये कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज इनसाइड के बराबर होता है, मतलब Q/ε0 के बराबर होता है, क्लियर। तो नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है गॉस लॉ आपका। तो गॉस लॉ के बारे में क्या लिखेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through a closed surface, through a closed surface is equal to the 1/ε0 times 1/ε0 times of total charge enclosed inside, क्लियर। तो कहता है किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से प्राप्त कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स बंद सतह के अंदर, बंद सतह के अंदर के आवेश, अंदर के आवेश के 1/ε0 गुणन में होता है, क्लियर। तो चलिए स्टेटमेंट तो बहुत इजी है कि कहीं भी अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो ये डायरेक्ट क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स कितना प्राप्त होगा इन क्लोज सरफेस, इन क्लोज सरफेस, बात समझ रहे हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स प्राप्त होता है, तो ये कितना फ्लक्स प्राप्त होगा हमें, तो इसके अनुसार ये कह रहा है कि Q/ε0 के बराबर होता है। अगर आपका क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q। फिनिश। दूसरा हम लोग एक चीज और पढ़े हुए थे कि फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है E.ds, जिससे आप ये भी लिख सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, E.ds, और ये किसके बराबर हो जाता है, तो Q/ε0, Q/ε0, क्लियर। तो ये आपका हुआ गॉस लॉ, गॉस लॉ। चलिए अब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं कि गॉस लॉ का प्रूफ क्या है। तो दिस इज प्रूफ, क्लियर। तो यहां पर देखिए कि लेट ए स्फेयर, कि ये आपका एक स्फेयर है और इसका सेंटर से रेडियस कितना है r, और हैविंग चार्ज कितना है Q, क्लियर। अब यहीं पर इसी प्लेस पर हम एक छोटा एरिया कंसीडर करेंगे। तो चलिए हमने ये छोटा एरिया लिया और ये एरिया कितना है आपका ds, क्लियर। चलिए इस पॉइंट को भी नाम दे दीजिए, इट इज P। अब अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त होगा, वो किधर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कहीं भी इस स्फेरिकल शेप पे अगर आप नॉर्मल डालें तो ये आपको ds का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्लियर। तो ये यहाँ पर हो गया कि लेट ए स्फेयर,
let a sphere of radius r having charge q at center कि माना कि r त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र पर आवेश, तो जिसके केंद्र पर आवेश कितना है Q। तो चलिए इसके सेंटर पर आपको चार्ज है, तो सेंटर पर चार्ज कितना है Q। फिनिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि किसी भी इस पॉइंट चार्ज Q के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q, मतलब Q के कारण, तो Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। चलिए कितना होगा, तो ये हम लोग जानते हैं E का फार्मूला क्या होता है KQ/r², और K का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आपको बन जाएगा 1/4πε0 Q/r²। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश्ड ना। चलिए हम लोग फ्लक्स निकालते हैं कि आखिर फ्लक्स होता कितना है। तो ये जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का फार्मूला आप जान रहे हैं। ये आपको कितना हो जाएगा E.ds cos थीटा। क्लियर, अगेन E.ds थीटा के जगह पर cos 0, और फाइनली आपको क्या मिलेगा E इंटू ds। क्लियर, अगेन जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये देखें 5, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, E आपका बाहर होगा, तो E मेरा बाहर हो गया, और ये आपको बच गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। चलिए E का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² इंटू अगर आप ds का बात करें इस छोटे क्षेत्रफल का, तो इस छोटे क्षेत्रफल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और ये बड़ा क्षेत्रफल होगा किसका, तो जो स्फेयर आप चूज किए हैं स्फेयर का एरिया आएगा। तो और स्फेयर का एरिया कितना होता है, तो ये आपको होता है 4πr²। 4πr² आप देखें गौर से, 4πr² कैंसिल होगा, और आपको बच रहा है Q/ε0। Q/ε0 कहने का मतलब हुआ कि आप देखें गौर से कि बंद सतह से प्राप्त कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणन में होता है। बात समझ गए होंगे ना। अगर हम बात करें कि इस सतह के अंदर, क्लियर, कि अगर हम इस सतह के अंदर की बात करें कि इस सतह के अंदर आपको बहुत से चार्ज हैं, तो कहता है इफ नंबर ऑफ चार्जेज present inside closed surface, number of charges say Q1 Q2 Qn present inside closed surface। ओके, चलिए बाद में लिखते हैं सारे पॉइंट्स को। क्लियर, तो ये आपका हुआ गॉस लॉ। चलिए प्लीज आप इसको जल्दी से राइट करें। ओके, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना था गॉस लॉ।
क्लियर ना। चलिए अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कि इफ नंबर ऑफ चार्जेस, इफ नंबर ऑफ चार्जेस से Q1 Q2 Qn present inside closed surface, इनसाइड क्लोज सरफेस। कहने का मतलब हुआ कि यदि बंद सतह के अंदर यदि बंद सतह के अंदर बहुत से आवेश Q1 Q2 Q1 स्थित हैं, तो चलिए नेट फ्लक्स होगा कितना। तो नेट फ्लक्स जो होगा, तो नेट फ्लक्स आपका होगा जैसे पहले चार्ज के कारण, दूसरे चार्ज के कारण और इस तरीके से nवें चार्ज के कारण, मतलब सारे का सम हो जाएगा। क्लियर। अगेन अगर आप इसके बारे में लिखें तो ये हो गया Q1/ε0, ये कितना होगा Q2/ε0, और फाइनली अगर आप देखें यहाँ से तो Qn/ε0। यहाँ पर अगर हम 1/ε0 को कॉमन ले लें तो इधर आपका बचेगा Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट Qn। क्लियर। और Q1 प्लस Q2 प्लस Qn क्या है आपका सम ऑफ चार्जेज। तो चलिए जिसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज Q/ε0, वेयर ये Q आपका क्या है Q1 प्लस Q2 Qn। कहने का मतलब इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग ये समझे कि कहीं भी बंद सतह के अंदर बहुत से आवेश हैं और हमें फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे चार्ज का नेट चार्ज निकाल लेंगे। और नेट चार्ज आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ चार्जेज की प्रॉपर्टीज से हम लोग पढ़े हैं कि नेट चार्ज क्या होता है, सारे चार्ज के सम के बराबर हो जाता है। तो देन Q/ε0 कर देंगे तो अपना नेट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए होंगे ना। चलिए हम दूसरा का बात करते हैं कि जैसे अगर कहता है कि इफ देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, कि यदि बंद सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो कोई आवेश नहीं है का मतलब हो गया Q/0, Q=0 और φ क्या हो जाएगा Q/ε0, 0/ε0 इट इज इक्वल टू 0। फिनिश्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है इफ ए surface is placed in electric field, in a electric field, कि यदि एक पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में प्लेस किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो फ्लक्स क्या होगा। जैसे आप देखें यहां पर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है और यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से किसी सरफेस को डाल देते हैं। तो जब आप सरफेस को डालेंगे तो होगा क्या, यहां पर देखें कुछ फ्लक्स इनकमिंग होगा और जो फ्लक्स, जितना फ्लक्स इनकमिंग होगा उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में इनवर्ड फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर हो जाता है। और नेट फ्लक्स का बात करें तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, नेट फ्लक्स 0 हो जाती है। क्लियर। इनवर्ड का मतलब होता है आंतरिक और आउटवर्ड का मतलब होता है बाह्य, मतलब आंतरिक फ्लक्स बाह्य फ्लक्स के बराबर हो जाती है और कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0।
चलिए, ये 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम एक और दे रहे हैं आपको कि यदि कहता है कि इफ ए डाइपोल, कि इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड क्लोज सरफेस, कि इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड क्लोज सरफेस, कि यदि क्लोज सतह के अंदर, यदि बंद सतह के अंदर, तो यदि बंद सतह के अंदर किसी द्विध्रुव को रखा जाता है, तो इसका मतलब आज जैसे आप देखें, ये आपका क्लोज सरफेस है, ये माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, डायपोल बन गया। क्लियर? लेकिन डायपोल के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? तो चार्ज इक्वल है, प्लस और माइनस है, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो यहां पर भी नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए ऑप्शन इज नॉट। फाइव बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों ऐसा हुआ? कि चूंकि नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश, तो कुल आवेश इसमें क्या होता है? 0 होता है, और नेट चार्ज अगर 0 होगा तो आपका नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये सब सारे मेन कुछ पॉइंट्स थे गॉस लॉ पर बेस्ड। चलिए प्लीज आप इसे राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए ओके, फिनिश हो गया होगा। बाकी आप चाहें तो एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस, तो ये आपका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो चलिए, बहुत आसान चीज है। गॉसियन सरफेस हम किसे कहेंगे? कहता है दो सरफेस which obeys Gauss law। कहने का मतलब हुआ कि वैसा सतह, वह सतह जो गॉस के नियम का पालन करता है, उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ गॉसियन सरफेस। ना चलें रब करते हैं। चलिए ओके, कंप्लीट। नाउ हम लोग अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जितना गॉस लॉ महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़्यादा गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो चलिए 4 एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे ना। सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन में आता है कि डेराइव कूलम्स लॉ, कि डेराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। और आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि गॉस लॉ की सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब नियम सत्यापित करें। क्लियर? तो डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। क्लियर?
ना चलिए हम लोग यहाँ पर दो चार्ज लेते हैं कि क्योंकि कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमें कितने चार्ज की आवश्यकता है, दो चार्ज की है। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला क्या क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखें हम दो चार्ज ले रहे हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो इसे हम लोग मान लेंगे ये क्या है आपका 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज का मतलब दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, क्लियर। आर क्या है आपका, आर है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, क्लियर। बाकी हिंदी आप लिख सकते हैं, तो उनके बीच की दूरी, क्लियर। ना देखिए यहां पर हम दो चार्ज ले रहे हैं, तो चलिए एक चार्ज आपका हो गया दिस इज Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R। चलिए ये आपका पॉइंट O है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। अब चूंकि देखो हमको गॉस लॉ का अप्लाई करना है, और गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, तो गॉस लॉ जब भी वैलिड होता है तो वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, वो ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है, क्लियर। तो हर हाल में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लोज सरफेस मान लेंगे, और जब हम क्लोज सरफेस मान लेंगे तो वो गॉसियन सरफेस बन जाएगा, और फिर हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो क्लियर, यहां पर हम क्या करते हैं कि ओ पॉइंट से आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेंगे, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, क्लियर। कि r त्रिज्या का, तो चलिए इसे आप लिख दें कि r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ लेने पर, तो हमने मान लिया, अब हम गॉस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ हमें कहता क्या है, गॉस लॉ हमें कहता है कि फाई कितना होना चाहिए, तो ये जो फाई होना चाहिए, तो ये जो फाई होगा, ये फाई Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज कितना है, इस देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q1, तो ये आपका फाई जो है किसके बराबर हो जाएगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ना चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ना अगर आप देखें तो इसका फार्मूला, फाई का फार्मूला होता है E.ds, और ये आपको क्या निकला Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ना इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, ds सेम डायरेक्शन, तो ये हमने एक स्मॉल एरिया लिया, क्लियर। यहां पर चलें, ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा EDS cos थीटा, और EDS cos थीटा इधर क्या है आपका Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन कॉस का वैल्यू कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आपको 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया EDS cos 0, इट इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अगेन cos 0 तो 1 हो गया, ये आपका E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये निकल गया Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगेन E इंटू ds मतलब एरिया, तो ये छोटे छोटे एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो स्फेयर का एरिया मिलेगा, और ये एरिया होगा कितना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका बन गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ना अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपको आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया और चार्ज है, तो फोर्स कितना लगेगा, तो ना हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं कि दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2, मतलब आवेश Q2 के द्वारा, कि आवेश Q2 के द्वारा अनुभव किया गया, आवेश Q2 के द्वारा अनुभव किया गया बल। क्लियर? तो कितना बल लगेगा, तो ये आपका F बराबर हो जाएगा F इज इक्वल टू Q2 इंटू E, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है Q इंटू E। ना देखें, फुट कर दें वैल्यू, तो ये हो गया Q2 और E बराबर कितना निकाले हैं, तो 4/ε0 Q1/r², और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकला 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², विच इज कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो आपका प्रूव हुआ, ये क्या हो गया, तो ये आपका हुआ कूलम्ब्स लॉ। और इस तरीके से हम लोग गॉस लॉ के द्वारा कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर दिए। क्लियर? तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन था। चलिए, उम्मीद है अच्छी तरीके से समझे होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे, जो भी दिक्कत होगी, कष्ट होगा, तो पहले भी आपको बताए हुए हैं कि बाय यूजिंग एनी सोर्स, किसी भी सोर्स के द्वारा, बाय फोन, बाय व्हाट्सएप, बाय यूट्यूब कमेंट्स, तो किसी भी तरीके से आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ाई करते रहें, और मेरे लिए लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिनिश? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके लिए आके मिलते हैं इसके आगे के एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।